భారతదేశంలో పుట్టినందుకు గర్వపడుతూ భారతదేశ పౌరుడిగా ఆధార్ కార్డు కానీ లేకపోతే ఓటర్ కార్డు కానీ ఇవి భారతదేశ పౌరుడిగా గుర్తించి ఇచ్చినటువంటి గుర్తింపు కార్డులు. అలాంటి భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ప్రజాప్రతినిధిగా అవకాశం ఉండి ఆ రాజ్యాంగం ద్వారా ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికైనటువంటి మనము సాక్షాత్తు గవర్నర్ సాక్షిగా, శాసన మండలి చైర్మన్ సాక్షిగా, శాసనసభ స్పీకర్ సాక్షిగా జాతీయ గీతం వస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి గౌరవం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ తెలంగాణలో పుట్టినందుకు జై తెలంగాణ అనొచ్చు, ఆంధ్రాలో పుడితే జై ఆంధ్ర అనొచ్చు, మహారాష్ట్రలో పుడితే జై మహారాష్ట్ర అనొచ్చు. ఈ దేశంలో పుట్టినందుకు జై భారత్ అని అనాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ దేవుడు తీసుకెళ్లి పాకిస్తాన్లో వేస్తే అక్కడ నేను కూడా పాకిస్తాన్ జిందాబాద్ అని అనాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ దేశ జాతీయ గీతం వస్తున్నప్పుడు చట్టసభల్లో ఉన్నటువంటి మనమే, ప్రజాప్రతినిధులమైన మనమే ఆ దేశ జాతీయ గీతానికి అమర్యాదపూర్వకంగా ప్రవర్తించడం అనేది అది ఎంతవరకు సబబు అనేది శాసనసభ స్పీకర్గా అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్న మీరే గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. గవర్నర్ గారి సాక్షిగా జరిగినటువంటి ఇటువంటి విషయాన్ని ఖచ్చితంగా తిరిగి పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. గౌరవ మంత్రి గారు. అధ్యక్ష, సోదరుడు చాలా విలువైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పాడు. ఖచ్చితంగా ఈ విషయాన్ని నోట్ చేసుకొని దీని మీద ఖచ్చితంగా ఆలోచన చేసి దీనికి మరొకసారి పొరపాటు కానివ్వకుండా పొరపాటు చేసిన సందర్భాన్ని కూడా గుర్తించి నోట్ చేసుకొని स्पीकर साहब, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने 0 ओवर में हमें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के ताल्लुक से बात करने का मौका दिया। सर, मैं यहां पर आपके सामने एक जो तकलीफ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेइंतहा फैल रही है और जिससे गरीबों को बेइंतहा तकलीफ हो रही है वो आपके सामने रख रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस तकलीफ को दूर करने की पूरी जोर कोशिश करेगी। सर, जब भी मैं पेपर्स में देखता हूं कि ईगल टीम कहीं फार्म हाउसेस पे रेड कर या बड़े पब्स में या बड़े क्लब्स में रेड कर बड़े बड़े लोगों को पकड़ती है, रंगे हाथों पकड़ती है और उनके जेल के सलाखों के पीछे भेजती है। मेरा सवाल ये है सर, क्या पुलिस की जिम्मेदारी क्या सिर्फ बड़े फार्म हाउस या पब्स या क्लब्स या पॉलिटिशियंस के बेटे या फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग रिश्तेदार उनसे ताल्लुक रखते हैं या उनकी जिम्मेदारी गरीबों पे भी है या नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि ये पुलिस अपना काम ड्रग्स के ताल्लुक से उन गरीब इलाकों में काम कर रही है जहां पे उनको करना चाहिए। सर, मेरे पास बहुत सारी परेशानी ड्रग मेनेस की हो रही है, बहुत सारी तकलीफात वहां पे हो रही है। गांजा खुले आम बिक रहा है, चरस खुले आम बिक रही है और अफसोस की बात यह है कि पुलिस को मालूम है कि किस मुकामात पे बिक रही है और कौन बिक रही है और पुलिस उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रही है। इससे हम क्या सबक ले सर, हमारे पास जो मल्लापल्ली में सादत ग्राउंड हो या मल्लापल्ली में भारत ग्राउंड हो या मुजाहिद ग्राउंड हो या इसके अतराफ के अकनाफ के इलाके, आसिफ नगर इलाका हो या फसलानसर ईदगाह इलाका हो या कोई ग्रेवयार्ड हो नामपल्ली में या कोई प्लेग्राउंड हो या कहीं भी ओपन स्पेसेस हो, हर तरीके से ये ड्रग मेनेस फैल रहा है और जो सस्ता ये शौक करते हैं गांजा, चरस का और वाइटनर का, ये लोग वहां पर शरीफ लोगों का और गरीब लोगों का जीना दुश्वार कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये कहता हूं कि पिछले थोड़े दिन पहले हबीबनगर पुलिस स्टेशन लिमिट में एक ऐसा वाकया हुआ था जहां पे अगर आप देखें, जिस तरीके से हम कभी वीडियोस में देखते हैं, एक छोटी बच्ची के अतराफ कुछ जंगली अगर कोई कुत्ते लग जाते हैं और उसको नोचते हैं, हम उस बच्ची के घर के साथ हमदर्दी करते हैं, उस बच्ची के साथ हमदर्दी करते हैं। ऐसे ही एक 12 साल की बच्ची को करीबन 5-7 ये गंजोटी घेर लिए थे, जहां पर मैं फौरन भाग लेते गए और वहां पर जाकर हमने उनको जो सबक देना था वो दिया। सर, ये काम तो पुलिस का है ना, एमएलए का तो नहीं है।
ये काम तो पुलिस का है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का नहीं है। क्या इसलिए गांजे को नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि 1 ग्राम कोकीन पकड़ना बहुत अच्छी बात है? 1 ग्राम कोकीन के पैसों के बनिस्बत 100 कई किलो गांजा पकड़ना पड़ता है। पुलिस को अपनी शोहरत के साथ साथ गरीबों के लिए भी काम करना पड़ेगा। सर मुझे तो मैं कहीं फर्क नहीं दिख रहा, मैं हर प्लेटफॉर्म पर चाहे कौन से भी पुलिस अहदेदारों के सामने मैंने गांजा के ताल्लुक से, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नामपल्ली के ताल्लुक से एक स्पॉट आइडेंटिफाई करते हुए पुलिस महकमे को दिया, मगर अफसोस की बात है एक भी जगह पे कुछ काम नहीं हो रहा है। और अफसोस की बात तो यह है सर कि पुलिस गरीब को डराती है और पुलिस गंजोटियों से डरती है। जब गंजोटी को पकड़ रही है वो अपने हाथ से, वो ब्लेड से अपने हाथों पे मार रहा है और पुलिस ये चुप डर के छोड़ दे रही है, अरे हमारी कस्टडी में इसको कुछ हो जाएगा तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। पुलिस उसको लॉकअप में नहीं डाल रही है ये सोचकर अगर ये नशे की हालत में अपने आप को कुछ कर लेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ऐसा डरपोकपना सिर्फ गंजोटियों के साथ सब, फिर गरीब के ऊपर तो पूरी तौ में आते हैं और जुल्म करते हैं, गरीब को डराते हैं और गंजोटियों से डरते हैं सब। ये कौन सा कानून वाले हैं सर? क्योंकि ये मैं माफी चाहता हूं, मुझे मालूम है हर तरीके से काम होता है, हम तायद भी करते हैं जहां पे होता है, मगर मैं जो देख रहा हूं हमारे इलाकों में इस मैदान में ये लोग नाकामयाब हो रहे हैं। मैं अपनी जानिब से, हमारी पार्टी की जानिब से मैंने कई इलाकों में गवर्नमेंट के दिए हुए फंड से नहीं सर, या दूसरे अपने जेब के फंड से सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए, मगर ये लोग को भी तो काम करना पड़ेगा। सर मैं आपकी इस चेयर से रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इनको इंस्ट्रक्शंस दीजिए सर कि इनको जब पकड़े, क्या खूबसूरत दिखा सर, आप हम पेपर में पढ़े, ऐसा पकड़े, ऐसा उठाए, ऐसा जेल को भेज दिए। ये खाली बड़ों के वास्ते है क्या सब? ये चर्चियों और गंजोटियों के लिए नहीं है क्या? इनको भी उठाइए, इनको भी जेल को भेजिए ना सब, रिहैबिलिटेशन सेंटर को भेजिए। हाथ लगाने डर रहे हैं सर। आपके जरिए से हुकूमत को ताकीद करिए, इंस्ट्रक्ट करिए कि इस मेनस के खिलाफ इकदाम लें और इनको एक टाइम फ्रेम सेट करिए कि इनको रिजल्ट दे। गांजा कहां बिक रहा है सर? हद तो एक हो, ये बात हो गई, पुलिस को एक आदमी मालूम है कि ये गांजा बेच रहा है, पुलिस को उसका घर मालूम है, उस आदमी ने पुलिस में हाईकोर्ट के में उन लोगों के खिलाफ वो स्टे ला लिया सब कि पुलिस हमें हरासा नहीं कर सके। क्या कर रहा है साहब? हमारा लीगल डिपार्टमेंट थाली मार रहा है। ऐसे लोग हमारे पुलिस के खिलाफ भी अगर वो स्टेज ला ले रहे हैं कि पुलिस हमारे घर पे नहीं आएगी, तो हम क्या कर रहे हैं साहब? किस तरीके की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सर? इस पे गौर करने की हुकूमत को जरूरत है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं और एज ए फर्स्ट टाइम एमएलए आपकी इस चेयर से उम्मीद करते हुए बैठता हूं कि आप हुकूमत को इंस्ट्रक्शन देंगे और आपके सामने ये बात रखे बाद से पुलिस महकमा काम करेगी, गरीबों को सहूलत देगी, गरीबों की हिफाजत करेगी। आपकी इस चेयर से उम्मीद रखते हुए बैठ रहा हूं सर। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर సహచర మంత్రివర్యులు నాంపల్లి మా ఎమ్మెల్యే గారు మాజీదన చెప్పినటువంటి విషయం పూర్తిగా నిజం కూడా అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయే విషయం కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీని పట్ల నోట్ చేసుకున్నాం। 100% ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవాల్సిన ప్రతి చర్య కూడా కఠినంగా కూడా తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష। థ్యాంక్ యూ। డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి గారు। ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష। నాది ఈ ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ నేషనల్ హైవేకి సంబంధించింది అధ్యక్ష। మా నియోజకవర్గంలో దగ్గర నియోజకవర్గం మధ్య నుండి హైవే 44 ఒక 50 కిలోమీటర్లు గుండా ప్రయాణిస్తుంది అధ్యక్ష। సో అక్కడ అంటే బిగినింగ్ నుండి ఇప్పుడు హైవే ఎక్స్ప్రెస్ హైవే అన్నప్పుడు ప్రతి గ్రామం అది క్రాస్ అయినప్పుడు ఏముండాలంటే జనరల్గా సర్వీస్ రోడ్ ఉండాలి, తర్వాత ఒక సబ్వే ఉండాలి। సో మా నియోజకవర్గంలో దగ్గర ఒక 15 విలేజెస్ లైక్ ఇప్పుడు చంద్రాయనపల్లి నుండి గన్నారం 7th బెటాలియన్ అట్లనే దిచ్పల్లి, అర్గుల్, సుద్దాపల్లి ఇట్లా అన్ని గ్రామాలు క్రాస్ అవుతూ ఉంటే మరి ఎక్కడ కూడా